राधे राधे। आप ये कान्हा चैनल से सुन रहे हैं, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 341 धमकी। अंश कुछ सोचते हुए वॉशरूम से बाहर आया। उसने देखा सोना अब भी बेड पर उसी तरह पड़ी है जिस तरह उसने उसे कुछ मिनट पहले देखा था। उसने अपने हाथ में रखे टॉवल को साइड में रखा और उसके पास आ गई। उसने उसका गला को थपथपाते हुए उसे जगाया। सोना। सोना ने कहा और आलस में अपनी आंखें खोली। अंश ने उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया और कहा, तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सोना ने आलस में उसे देखा और कुछ भी नहीं कहा। अंश ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर अलग किया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए वॉशरूम में ले आया। उसने उसे टेबल पर बिठाया और टब में हल्के गर्म पानी से भर दिया। उसने उसे फिर से उठाया और बाथ टब में बिठा दिया। गर्म पानी से उसके शरीर को छूने से सोना रिलैक्स हो गई। अंश उसके पास आया और बोला, क्या तुम अब ठीक हो? सोना ने आंखें बंद किए ही अपना सर हाँ में हिलाया। अंश ने यह देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने गुस्से से सोना को कितनी तकलीफ दी। कुछ देर उसे देखने के रहते के बाद उसने साफ किया और उसे टॉवल में लपेट कर बाहर ले आया। उसने कमरे की हालत देखी। बेड से सारे तकिए ज़मीन पर गिरे हुए थे। बेड पूरी तरह से तहस नहस था। उसने उसे लाकर सोफे पे बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ ढूंढने लगा। जल्दी उसे वहाँ पर ऑइंटमेंट मिल गया। वो सोना के पास आया और उसके सामने बैठ गया। सोना को देखकर लग रहा था कि वो अब भी अपने सेंस में नहीं है। अंश ने उसके अंदर की सारी एनर्जी निचोड़ ली थी। अंश ने उसके गीले बालों को हटाया तो देखा सोना के गर्दन और कंधे पर उसके दिए गए कितने गहरे निशान हैं। उसकी कलाइयों पर भी उसकी उंगलियों के ताज़ा और गहरे निशान थे। उसके शरीर पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसके दिए निशान ना हों। अंश ने धीरे धीरे फूंक मारते हुए उसके गर्दन के चोट पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया। उन चोटों को देखते हुए उसका दिल बुरी तरह से टूट रहा था। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपने होठों से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। क्या बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है? सोना ने अपनी आधी खुली आंखों से अंश को देखा और उसके सीने से लग गई। अंश ने कहा, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सोना ने नहीं में सर हिलाया। अंश ने कुछ सोचा और उसे कपड़े पहना दिए। खुद भी कपड़े पहनकर बाहर आया। फाइनली कमरे का दरवाज़ा खुला। चारों बच्चे जो कब से उस बंद दरवाजे को देख रहे थे, वो दरवाज़ा खुलते हुए देख अपनी जगह से खड़े हो गए। क्योंकि उनके साथ नीलिमा और पीहू के साथ पूरी फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी, अंश ने उन्हें देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने 1 मिनट से कहा, क्लीन द रूम। अंश वहाँ से जाने लगा तो सानवी भागकर उसके पास आई। डैडा, डैडा। अंश ने उसे देखा लेकिन वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला गया। उसके पीछे रिहान, शौर्य और दीप भी चले गए। सानवी उसे जाते देख अपनी जगह पर खड़ी होकर सुबकने लगी। आयांश जल्दी से उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। सानवी ने सुबकते हुए कहा, भैया, डैडा इज सो बैड, उन्होंने मुझे बात नहीं की। आयांश उसे चुप कराते हुए बोला, डोंट क्राई प्रिंसेस, डैडा अभी गुस्से में है ना, इसलिए उन्होंने तुमसे बात नहीं की। चलो हम मॉम के पास चलते हैं, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सोना सोफे पर आंखें बंद करके बैठी थी। सानवी ने उसे देखा। आयांश के गोद से उतरकर सोना के पास आ गई। उसने कहा, मम्मा। वो रोने लगी। सोना ने उसे अपनी गोद में बिठाया और अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? उसने कहा और आयांश को देखा। सानवी ने कहा, मम्मा, डैडा ने मुझे बात नहीं की। क्या वो उस बुरे अंकल की वजह से गुस्सा है? सोना ने कहा, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसलिए तुम्हें आपसे बात नहीं की। चलो अब चुप हो जाओ, हम बाद में आपके डैडा से बात करेंगे, ओके? सानवी उससे लिपटकर फिर से रोने लगी। वंश और सारांश दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। सानवी ने ओके मम्मा कहा, तभी उसकी नज़र सोना के गले पर पड़ी जहाँ पर कुछ निशान थे। उसने कहा, मम्मा,
मम्मा आपको क्या हुआ? आपको चोट आई? आयाश ने भी कहा, हाँ मॉम, आपको चोट कैसे आई? क्या डैड ने गुस्से में आप पर हाथ उठाया? सोना ने अपने इन दो मासूम बच्चों से सवाल को सुना और अपने लिप्स को बाइट कर लिया। आयाश बेशक समझदार था, लेकिन था तो सिर्फ 10 साल का। उसे उस निशान के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उसे समझ में नहीं आया वो क्या कहे। तभी दरवाजे से किसी ने कहा, तुम्हारी मॉम को एलर्जी हुई है, इसलिए उसके बॉडी में निशान पड़ गए हैं। सबने देखा वहाँ पर नीलिमा खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोली, चलो अब तुम दोनों जाओ वहाँ से, नहीं तो ये एलर्जी तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगी। सानवी सोना के गले लगते हुए बोली, नो ग्रैंडमा, मुझे मम्मा के पास रहना है। उसके ऐसे कहने से सोना को फिर से अपने शरीर में दर्द का एहसास हुआ। नीलिमा ने कहा, ठीक है फिर, वंश और सारांश तुम्हारा चॉकलेट शेक आके पी जाएंगे। नो ग्रैंडमा, मुझे भी वो चाहिए। नीलिमा ने आयांश को सानवी को बाहर ले जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद नीलिमा ने सोना को देखा जो इधर उधर देख रही थी। उसने उसके चिन्ह पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ये क्या हो गया सोना? अंश ने ऐसे होने ही कैसे दिया? न्यूज़ में सब अंश को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और अपना सर नीचे करते हुए बोली, मॉम, शायद हमारे लिए उस वक्त अगर हम उनके साथ नहीं होते तो वो सब फैसला नहीं लेते। आप नहीं जानती सिचुएशन उस वक्त कैसी थी। नीलिमा ने निराशा से अपना सर हिलाया। तभी उसकी नज़र सोना की कलाई पर पड़ी। उसने सोना को हैरानी से देखा। उसने फिक्र करते हुए कहा, ये भी अंश ने किया? सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। ये लड़का? नीलिमा ने कहा ही था कि तभी एक मेड अपने हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। उसने कहा, मैम, सर ने आपके लिए खाना भेजा है। इधर अंश एक खाली सुनसान सड़क पर अपनी कार से टिक कर खड़ा एक बड़ी सी बिल्डिंग को देख रहा था। उस बिल्डिंग में तेज म्यूज़िक चल रहा था और कुछ लोग दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते हुए इसकी आंखों में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जो आज शाम को हुआ था। तुम मेरा सपना हो, कोई ऐसा गहरा आकर तुम्हें मुझसे छीन ले, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने कहा, अपने हाथ में रखे सिगरेट को फेंक कर उसे जूते से मसल दिया। उसने सिगरेट केस में एक और सिगरेट लेना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ अब तक वो खाली हो चुका है। उसने उसे साइड में फेंक दिया। अब तक उसने लगभग 2 पैकेट सिगरेट खत्म कर लिया था। उसके पास ही रिहान, शौर्य और दीप भी थे। रिहान ने कहा, भाई, आप ऐसे चुप क्यों हैं? अगर आपको उसे सबक नहीं सिखाया तो मैं करता हूँ कुछ। कल तक वो काली आपके कदमों में होगा। अंश ने उसकी नहीं सुनी। कल से वो तीनों उसके बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंश ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। तभी अंश के पॉकेट में उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। उसने बिना किसी भाव से कहा, हाँ वीरा, कुछ पता चला? सामने से वीरा ने कुछ कहा और अंश की आंखों में चमक आ गई। उसने फ़ोन रखा और कार में बैठकर कहीं चला गया। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा चैनल एंड नाउ नेक्स्ट। रात के 10 बज रहे थे। काली अपने बड़े से महल में आया। आज वो और उसके लोग वो ज़मीन मिलने की खुशी में पार्टी करके उस बिल्डिंग में गए थे। वहाँ कुछ देर पहले अंश खड़ा था। तभी काली का एक आदमी जो उसका खास था, उसने कहा, भाई, आपने तो आज सच में कमाल कर दिया। उस अंश राय यादव को क्या हेकड़ी निकाली है आपने? कसम से, जब वो पेपर्स पर साइन कर रहा था तब उसको आपका चेहरा देखना चाहिए था। काली ने कहा, ये तो बस शुरुआत है अप्पू। एक एक करके मैं उसका सब कुछ छीन लूँगा और उसके नाम तो इस शहर और इस दुनिया में हमेशा के लिए मिटा दूँगा। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा। वे लोग बात करते हुए अभी लॉबी में ही पहुँचे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई। उन सब ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से हाल में आ गए। अपने सामने बैठे इस इंसान को देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसके सामने अंश उसकी 6 साल की बेटी और उसकी वाइफ के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर
किसी से बात कर हंस रहा था और उन्हें भी हंसा रहा था। तभी काली की बेटी ने काली को देखा और उठकर उसके पास आ गई। बाबा। काली ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो अंश को सिवालिया नज़रों से देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। अंश ने अपना एक हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है मेरे दोस्त? उस बच्ची ने काली से हंसते हुए कहा, बाबा आपके नए दोस्त बहुत हैंडसम हैं। तभी काली पत्नी ने कहा, आप आ गए? हमें लगा आप आज नहीं आएंगे, इसलिए हमने आपके दोस्त के साथ खाना खा लिया। अंश ने कहा, माफ़ करना, हमने तुम्हारे बिना ही खाना खा लिया, पर तुमने खाना खाया या नहीं? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम किसी चीज़ का जश्न मनाकर आ रहे हो। काली ने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उतारा और हंसते हुए कहा, हाँ तुमने सही समझा। आज एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगी है जिसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। बस उसी खुशी में छोटा सा जश्न था, उसने कहा और अंश को देखने लगा जो उसे अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। उसने आगे कहा, अब तुमने खा ही लिया है तो चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंश कुर्सी से खड़ा हुआ और अपना कोट कुर्सी से उठाकर एक लड़की को देखने में बहुत सुंदर थी उसके पास आया और उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी उससे मुस्कुराते हुए कहा, आप खूबसूरत होने के साथ साथ सच में बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया। उम्मीद है आप मुझे दोबारा अपने हाथों का खाना खाने बुलाएंगी। उसने कहा तो वो लड़की शर्मा गई। काली ने अंश को घूर कर देखा। अंश काली के पास आ गया। काली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक दोस्त के जैसे हंसते हुए उसे बाहर ले गया। बाहर आने के बाद उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने गुस्से में अंश को देखा और कहा, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अंश ने हंसते हुए कहा, ओह मैं तो यहाँ तुम्हें बधाई देने आया था। आफ्टर ऑल आज तक कोई नहीं कर पाया वो तुमने जो कर दिखाया, अंश रायजादों को हराने का काम, उसने कहा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। काली ने कहा, मेरे परिवार से दूर रहो। अंश ने ये सुना और हंसते हुए कहा, परिवार? यकीन मानो अगर उस वक्त तुमने मेरे परिवार को साइड रखकर सिर्फ मुझसे लड़ाई की होती तो मैं कभी इसके बारे में नहीं सोचता, पर तुमने मुझे हराने के लिए मेरी बीवी और बच्चों को टारगेट किया और यही पता चलता है कि तुम कितने बड़े लूज़र हो, लूज़र। काली ने उसे घूर कर देखा। अंश ने कहा, वेल आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट गेट रेडी फॉर द वॉर। यू शोड मी योर स्ट्रेंथ बाय टेकिंग एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। नाउ इट्स माई टर्न। देखना चाहते हो? उसने कहा और एक चुटकी बजाई और वहाँ पर लाइन से खड़ी कार एक एक करके ब्लास्ट होने लगे। उन्हें देखते हुए काली की आंखें फैल गईं। उसके आदमी जो आसपास में खड़े थे वो सब घबराकर पीछे हट गए तो कुछ लोगों ने अंश के ऊपर गन तान दी। कार के आसपास की हर एक चीज़ धूं धूं करके जलने लगी। अप्पू ने गुस्से में कहा, भाई एक हुक्म करो, इसे हम गोलियों से भून देंगे। अंश काली की आंखों में देखते मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। उसने अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाला और काली के आगे आते हुए बोला, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो अभी अभी जो बाहर हुआ है वो अंदर भी हो सकता है। अगर तुम्हें धमाके देखने का शौक़ ही है तो मुझे आजमा सकते हो। उसके कहने का मतलब काली अच्छे से समझ रहा था। उसने अपने लोगों को गन नीचे करने का इशारा दिया। अंश ने यह देखा और मुस्कुराया। अचानक से उसका आंखें गहरी हो गईं। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, अगली बार तैयार रहना, क्योंकि अगली बार कोई वार्निंग नहीं होगी, होगा तो सिर्फ धमाका, और ऐसा धमाके कि पूरे शहर को पता चलेगा कि इस शहर का रियल बॉस कौन है। उसने कहा और मुड़कर चला गया। यू वर लिसनिंग कान्हा चैनल एंड नाउ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड 342। सॉरी एंड थैंक यू। सोना अंश के इंतज़ार कर रही थी। आधी रात हो रही थी
और अंश अभी तक घर वापस नहीं आया। तभी वंश उसके कमरे में आंखें मसलते हुए बाहर आया और सोना के कमरे के तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके सोने का हाल में देखकर उसके पास आ गया। उसने कहा, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? सोना ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम्हारे डैड का वेट कर रहे हैं, पर तुम अभी तक जाग रहे हो, फिर से वीडियो गेम खेल रहे थे। वंश उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं सो गया था, लेकिन मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। आयांश भाई और सारांश सो रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आ रहा था, उसने कहा और सोने के गले सीने से लग गया। सोना ने उसके सर पर हाथ फेरा और बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ, सोना ने कहा और वंश के पीठ पर थपकी देने लगी। लेकिन वंश और अब नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना सर ऊपर करके सोना को देखा और कहा, मॉम, क्या डैड अब भी गुस्सा हैं? वो अब तक वापस नहीं आए। सोना ने उसे देखा और कहा, तुमसे किसने कहा वो गुस्सा है? वंश ने कहा, मैंने सुना वो आप पर चिल्ला रहे थे। सोना ने उसके सर पर फिर से अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, वो हम पर चिल्ला नहीं रहे थे, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो हम पर चिल्ला रहे थे, पर ऐसा नहीं है। तुमने देखा ना आज क्या हुआ, बस उसी वजह से। वंश ने उसी तरह कहा, पर उन्होंने उस वक्त उन अंकल से कुछ क्यों नहीं कहा? क्या डैड उनसे डरते हैं? सोना ने कहा, नहीं वंश, वो उस वक्त तुम्हारे डैड हमारे लिए चुप थे। तुमने देखा उन बुरे अंकल ने सानवी को और हम पर कैसे गन तान रखा था। अगर तुम्हारे डैड ने कुछ भी किया होता तो वो हमें गोली मार देते। लेकिन मम्मा, ग्रैंडमा ने कहा था डैडा सबसे अकेले ही लड़ते थे, तो फिर? वंश कुछ और भी कहने को था कि सोना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, श्श, कितना बोलते हो तुम, चलो अब सो जाओ, उसने कहा। तो वंश ने दोबारा कुछ नहीं कहा। कुछ वक्त बाद सोना ने देखा वंश सो चुका था। वो उसको पीठ को सहलाते लगी। तभी घर का गेट खुला और अंश अंदर आ गया। उसने सोना और वंश को देखा। वो उसके पास आकर बैठ गया। उसने वंश को देखते हुए कहा, तुम दोनों इतनी... वो कह ही रहा था कि सोना उसके मुंह पर उंगली रखते हुए धीरे बोलिए, ये अभी सोया है। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुम सोई क्यों नहीं? इतनी रात को क्यों जाग रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सोना ने उसी तरह कहा, हम अब ठीक हैं और हम आपका ही वेट कर रहे थे। आपने खाना खाया? अंश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, और तुमने? सोना ने नहीं में सिर हिलाया। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने मेड से कहा था तुम्हें खाना खिलाने को। सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कहा, वो एक्चुअली हमें उस वक्त भूख नहीं थी, लेकिन उसके इतना कहा कि उसके पेट में आवाज़ आने लगी। अंश ने यह सुना और गहरी सांस ली। उसने कहा, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती। अब तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करता हूँ। सोना कुछ कहती उससे पहले अंश उठकर अपने स्लीव रोल करते हुए किचन में चला गया। सोना ने मुंह बनाया, खड़ूस। उसी वक्त रिहान किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर आया। क्या वो कहाँ जा रही है? अभी मैं सारे फ्लाइट डिले कर दो, वो कहीं जाने ना पाए। ये कहते हुए वो हॉल से गुजरने लगा तो उसकी नज़र भी सोना पर पड़ी। सोना ने उसकी बात सुन ली थी। उसने परेशान होते हुए कहा, रिहान, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और एयरपोर्ट सील क्यों? कुछ हुआ है क्या? रिहान बाहर के तरफ जाते हुए बोला, भाभी सब ठीक है, मैं आपको आकर बताता हूँ। वो भाग गया। सोना ने कहा, इतना भी कुछ पता नहीं चलता, इसका क्या करना जाए। उसने वंश को अच्छे से सोफे पर लिटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे देखने लगी। सोता हुआ वो एकदम अंश की तरह लग रहा था। उसने कहा, तुम्हारे डैड कमज़ोर नहीं है वंश, और ना ही वो किसी से डरते हैं। उस वक्त सिर्फ हालत बुरी थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए, उसने कहा और अंश के पास आ गई। वो दरवाजे पर टिककर अंश को देखने लगी। शाम के वक्त जितना भी गुस्सा था
उस वक्त उसके चेहरे पर उस गुस्से का नामो निशान भी नहीं था। अंश पूरी तरह से खाना बनाने में फोकस था। सोना ने उसे ऐसे देखा और तो मुस्कुराई। उसने अंश के पास आते हुए उसे पीछे से हक कर लिया। अंश अपना काम करते हुए रुक गया। उसने अपने कमर पर लपेटे हाथों को देखा और कहा, मैंने कहा था ना वहीं रहने के लिए, तुम यहाँ क्यों आई? सोना अपना नाक उसके पीठ पर रगड़ते हुए बोली, हमें देखना था आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं। अंश ने कहा, थोड़ी देर रुको, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, तब तक तुम यहाँ बैठो। कहते हुए उसने सोना को उठाकर किचन काउंटर पर बिठा दिया। सोना ने कहा, आपको याद है हम जब 5 साल पहले वंश और सानवी के साथ प्रेग्नेंट थे, तब आपने एक बार हमारे लिए ऐसे ही खाना बनाया था। अंश ने हाँ में सिलाया है और कहा, हाँ मुझे याद है। उस वक्त रात के 2 बजे थे और तुम्हें भूख लग रही थी, पर मुझे एक बात का अफसोस है कि उस रात तुम खाना नहीं खा पाई क्योंकि वो जल गया था। उसने कहा तो सोना हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, उस दिन हमें पता चला कि आप कितने अच्छे से खाना बना सकते हैं। अंश भी वेजिटेबल काटते हुए मुस्कुराने लगा। अचानक से हंसते हुए सोना चुप हो गई। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंश आप ठीक है ना? अंश ने उसे देखा और कुछ देर देखने रहने के बाद उसके आंखों में कुछ अलग से भाव आ गए। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो सोना के पास आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें लग रहा होगा आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं ठीक नहीं हूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग, तुम्हारा पति इतना कमज़ोर नहीं है कि एक छोटे मोटे गुंडे से अपना सब कुछ हार जाए। हाँ मैं गुस्सा हूँ और गुस्सा था, पर मुझे दुख बस इस बात का है कि मैंने उसका गुस्सा तुम पर उतारा। उसने सोना को माथे से चूम कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे साथ वो नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें आज बहुत तकलीफ़ दी है। सोना ने उसके गले पर हाथ रखा और कहा, गाल पर हाथ रखा और कहा, आपने हमसे अब तक 1000 बार सॉरी कहा है। इट्स फाइन अंश, आई अंडरस्टैंड, हमें इसका कोई शिकायत नहीं है। हमें पूरा यकीन है आप पहले जैसे ठीक कर देंगे। अंश ने उसी तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। तभी सामने से किसी की आवाज़ आई, क्या अब आप दोनों किस करने वाले हैं? अंश और सोना ने उस आवाज़ की तरफ देखा। उसके सामने वंश अपने आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर खड़ा था। अंश जल्दी से सोना से दूर हट गया। सोना ने हैरानी से उसे देखा और उसके गाल लाल हो गए। वो किचन काउंटर से उतरकर उसके पास आ गई। उसने कहा, वंश तुमने ये कहाँ से सीखा? वंश ने कहा, मॉम मैंने मूवीज़ में देखा है, हीरो हीरोइन को सॉरी बोलने के बाद उसे किस करता है। सोना ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, परफेक्ट परवर्ट। उसने उसका कान पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हारा टीवी देखना और मोबाइल चलाना बंद कराती हूँ। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें सीखते हो तुम लोग। ऐसी बात करोगे अपने बड़ों के सामने? मॉम मुझे दर्द हो रहा है। वंश अपना कान सोना से छुड़ाते हुए कहा। वो अपना कान सहलाते हुए उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। अंश उसके पास आया और उसे उठाते हुए काउंटर पर बिठा दिया। उसने कहा, अब तुम ऐसी बड़ों वाली बातें करोगे तो तुम्हें डांट तो पड़ेगी ही। अंश ने कहा, बट डैड मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने सच में ऐसा देखा है। सोना ने उसे घूरते हुए बोली, वंश। वंश अपना मुंह सड़ाते हुए चुप हो गया। कुछ मिनट बाद अंश ने गरम गरम टोस्टी आमलेट तैयार कर लिया था। उसने प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और वंश और सोना उसके पीछे आ गए। अंश ने एक आमलेट वंश के सर्व किया और दूसरा सोना को। उसके एक निवाला लिया और वंश के तरफ कर दिया। वंश उसे खा पाता उससे पहले किसी ने अंश का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ लिया और उसके हाथ का निवाला अपने मुंह में ले लिया। अंश, सोना और वंश उसे देखा। वो कोई और नहीं बल्कि सारांश था। उसने खाना चबाते हुए कहा, डिलीशियस। वंश ने गुस्से में कहा, सारांश के बच्चे, वो मेरा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे खाने की? उसने कहा और कुर्सी से उतरकर उसके पास आने लगा तो सारांश अंश के पास आते हुए बोला, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले खाने का भी मैं ही खाऊंगा। तुम? वंश ने कहा तो सारांश भागने लगा। वंश उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा
वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। उन दोनों को देखते हुए अंश और सोना के होठों से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश ने अपना सर हिलाया और सोना से कहा, इनका तो चलता ही रहेगा, तुम अपना खाना खाओ। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और अंश उसे खिलाने लगा। कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो गया। अंश ने उसके मुंह साफ किया और तब तक वंश और सारांश उसके पास आ गए। सारांश ने गुस्से में कहा, मॉम, इसे कहिए ना अपनी हद में रहे। मैं इससे बड़ा हूँ, इसलिए इसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वंश ने कहा, शक्ल देखी अपनी, रिस्पेक्ट और तुम्हारी, कभी नहीं। हाँ मॉम, सारांश अपना पैर पटकते हुए बोला। सोना ने कहा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, चलो जाओ सो जाओ। वंश अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, मॉम, मुझे इसके साथ नहीं सोना। सारांश ने भी अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना, नहीं सोऊंगा इसके साथ। हाँ। सोना ने हताश होकर अंश को देखा। अंश ने खड़ा हुआ और दोनों को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, ठीक है, चलो आज हम साथ में सोते हैं। उसके कहा और उन दोनों को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वंश अंश के गोद से मचलते हुए बोला, डैड पुट मी डाउन। अंश ने कुछ नहीं सुना और दोनों को कमरे में ले आया। सोना भी मुस्कुराते हुए इनके पीछे आ गई। अंश ने देखा उसकी प्रिंसेस अपने डॉल के साथ बहुत आराम से सो रही थी। उसने सारांश और वंश को अपनी बाहों में जकड़ा और उन्हें लेकर बेड के एक साइड में सो गया। डैड, मेरा दम घुट रहा है, सारांश ने कहा, लेकिन अंश ने उन्हें इग्नोर कर दिया। सोना ने लाइट ऑफ की और सानवी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गई। कुछ देर बाद आयांश उन पांचों के दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था उन सबको एक साथ देखकर। तभी उसकी देखा अंश जाग गया है। वो दीवार के पीछे छिप गया। एक पल के लिए अंश को लगा दरवाजे पर उसके किसी की परछाई देखी। उसने देखा वंश और सारांश अब गहरी नींद में हैं। उसने उन्हें अच्छे से लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर स्टडी रूम में आ गया। स्टडी में सब कुछ तहस नहस था। उसे इतने दिनों की अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद होते देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक बड़ी सी खूबसूरत बिल्डिंग के मॉडल को पास आया और छू कर उसे देखने लगा। उसने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन तुम अभी भी सही सलामत हो। उसने कहा और मॉडल पर एक बटन प्रेस किया, जिससे वो मॉडल लाइट से जगमगा उठा। उसे देखते हुए अंश की आंखें चमक गई। अंश ने कुर्सी सीधी की और उस पर बैठकर उसे देखने लगा। वो उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब से एक जोड़ी आंखें उसे ही देख रही थी। सो यू आर लिसनिंग कान्हा चैनल। नेक्स्ट। रात के लगभग 1 बजे रहे थे। रेहान एयरपोर्ट पहुंचा। उसने देखा वहां पर बहुत भीड़ है। उसने जैसे कहा था वैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया था। उसने वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्हीं के बीच एक लड़की अपने कान में एयरफोन लगाकर हाथ में बुक खोलकर बैठी पढ़ाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था उसे फ्लाइट डिले होने का कोई अफसोस नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह से बुक पर ही था। एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आकर रुक गया। वो तेज तेज सांसें ले रहा था। उसने कहा, थैंक गॉड तुम यहीं हो। उस लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसने महसूस किया कोई उसके पास आकर खड़ा है। उसने अपने ईयरफोन निकाले और ऊपर देखा। रेहान को अपने सामने देखकर सोनल हैरान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रेहान? रेहान उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ डोंट गो। इतने साल तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला था। अब अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या करेगी सोनल? सो यू वर लिसनिंग फ्रॉम द कान्हा चैनल।